गुप्त काल ये टॉपिक वो टॉपिक है जिसके अंडर से आपके एग्जाम में मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहने वाले हैं, क्योंकि यहाँ से आपके 15 नंबर वाले क्वेश्चन भी रहने वाले हैं, साथ ही साथ आपके 5 नंबर वाले भी क्वेश्चन रहेंगे। पूरी गारंटी है 5 नंबर वाले क्वेश्चन में भी एक क्वेश्चन जरूर देखने को मिलेगा, चाहे वो टिप्पणी करने के लिए मिलेगा या फिर वर्णन करने के लिए मिलेगा। किसी भी टॉपिक पर किसी भी राजवंश के बारे में बोल देगा कि आप इसके बारे में कुछ व्याख्या कीजिए, या फिर गुप्त काल के इतिहास के बारे में आप बताइए, इनके स्रोतों के बारे में बताइए। इसी तरीके से कहीं ना कहीं इस टॉपिक से 5 नंबर के क्वेश्चन और 15 नंबर के क्वेश्चन बिल्कुल बनेंगे। मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है, इसको पूरा देखिएगा। और जितना भी इस टॉपिक से रिलेटेड, इस यूनिट से रिलेटेड जितने भी राजवंश है, उस राजवंश के बारे में डिटेल से समझिएगा। सबसे पहले हम लोग मैप के माध्यम से अगर जाने तो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा टोटल 4 मैप है। एक ये है फर्स्ट नंबर वाला मैप, सेकंड नंबर वाला ये मैप है, थर्ड वाला ये मैप है, फोर्थ वाला ये मैप है। तो यहाँ पर टोटल 4 मैप लेने का रीज़न क्या है वो समझिएगा। सबसे पहले यहाँ पर जो पहला वाला मैप आपको दिख रहा है, इसको अगर आप देखिएगा अच्छे से तो यहाँ पर देखिए ये भारत का नक्शा, इधर पाकिस्तान भी है और ये अफगानिस्तान वाला एरिया भी है कुछ। और यहाँ पर देखिए ये भारत का मध्य भाग और साथ ही साथ उत्तरी भाग और दक्षिण की ओर भी है कुछ भाग, ठीक है, यानी कुछ यहाँ पर छूटा हुआ है, ये निचला भाग दक्षिण का। और अगर देखा जाए तो उत्तरी भाग और मध्य भाग पूरे तरीके से कवर है। क्या इस मानचित्र को देखकर आपके माइंड में कुछ उभर कर आ रहा है? जो इतिहास अच्छे से पढ़ के आए होंगे सेमेस्टर 1 में, उनको पता चल गया कि ये मानचित्र मौर्य वंश का है। बिल्कुल सही, यानी मौर्य वंश की जब स्थापना हुई थी तो उनके बारे में मैंने आपको डिटेल से बताया था, किस तरीके से मौर्य वंश ने अपने साम्राज्य का विस्तार किया था। उसके बाद आपको अच्छी तरीके से पता है कि मौर्य वंश का पतन होना स्टार्ट हुआ कब से, जब अशोक ने बौद्ध धर्म अपनाया था, यानी युद्ध करना छोड़ दिया। उसके बाद कहीं ना कहीं मौर्य वंश के जो उत्तराधिकारी थे अशोक के बाद, वो उतने शक्तिशाली नहीं थे, जिस कारण से मौर्य वंश पूरे तरीके से खत्म हो गया। और यहाँ पर विदेशी आक्रमणकारियों ने मौर्य वंश का पतन कर दिया। अब आते हैं अगले नक्शे में। यहाँ पर आपको दिख रहा होगा कहीं ना कहीं ये अफगानिस्तान वाला एरिया, पाकिस्तान वाला एरिया, उसके बाद फिर ये भारत का भी कुछ एरिया है उत्तरी क्षेत्र का। तो यहाँ पर ये कौन सा है? ये जो नक्शे में दिख रहा है ये एरिया किसका है, किस राजवंश का है? तो ये कुषाण राजवंश का है, क्योंकि इनके बाद फिर कुषाण आए, ठीक है, कुषाण भी आए लेकिन उतना समृद्ध भारत में या फिर विस्तार नहीं कर पाए। और भी क्षेत्र में, हल्के हल्के क्षेत्र में इन्होंने विस्तार किया। इसके बाद फिर कौन आया? इसके बाद यहाँ पर देखिए ये वाला जो दक्षिणी भाग जो दिख रहा है, ये वाला, ये किनका भाग है? ये सातवाहन का है। सातवाहन आए, ये भी भारत में उतना खास यानी विस्तार नहीं कर पाए, ये भी दक्षिण एरिया तक ही सीमित रह पाए। तो अब यहाँ पर जो लास्ट वाला मानचित्र है इसको देखिएगा, और इसको देखने के बाद इन दोनों मानचित्र से कंपेयर कीजिएगा। कहीं ना कहीं इन दोनों से ज़्यादा विस्तारवाद हुआ क्षेत्र के मुकाबले में। इसीलिए कहा जाता है कि मौर्य वंश के बाद ये जो मानचित्र है ये आपका गुप्त वंश का है। गुप्त ने ही भारत में साम्राज्यवाद, संस्कृति या धार्मिक या किसी भी क्षेत्र में अगर उन्नति की है तो वो गुप्त वंश ने की है। तो यहाँ पर मैं आपको यही चीज़ बताना चाहता हूँ कि मौर्य वंश के बाद किस तरीके से अगर भारत के उन्नति में सबसे ज़्यादा अगर योगदान रहा है तो गुप्तों का योगदान रहा है। उम्मीद करते हैं कि मानचित्र के आधार पर आप लोग अच्छे तरीके से समझ गए होंगे। अब हम लोग आगे इस वीडियो को शुरू करते हैं। अब इसके राजवंश के बारे में ध्यान से समझिएगा। गुप्त काल में बहुत सारे राजवंश थे, वंश के अनुसार वहाँ पर राजा बने और अपने अपने गद्दी में विराजमान हुए। उसके बाद फिर जिस तरीके से उन्होंने काम किया गुप्त वंश के राजाओं ने, उसी तरीके से उनका नाम भी हुआ। यानी जिनका जितना बड़ा काम उतना बड़ा नाम, जिनका छोटा काम उनका छोटा नाम। तो यहाँ पर अगर राजवंशों की अगर बात करें तो देखिए यहाँ पर सबसे पहले श्रीगुप्त आएंगे, फिर घटोत्कच, फिर चंद्रगुप्त प्रथम, फिर समुद्रगुप्त द्वितीय, जिसको विक्रमादित्य के नाम से भी जाना जाता है। जो आप लोग विक्रम बेताल वाला अगर देखे होंगे वो कहानी वाला, तो वो वहाँ पर जो राजा थे विक्रम राजा, तो वही है विक्रमादित्य। कुमारगुप्त, जिन्होंने नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना की थी। स्कंदगुप्त। तो यहाँ पर आप क्या कीजिएगा, कॉपी में इसको सीरीज में लिखिएगा। सबसे पहले लिखिएगा श्रीगुप्त, ठीक है, श्रीगुप्त। मैं आपको डिटेल से बताऊंगा इसके बारे में। फिर ऐसे एरो देना है, फिर नीचे लिखिएगा घटोत्कच। उसके बाद आपको इसका रिवीजन कर लेना है। अगर आप ये श्रृंखला जानोगे गुप्त काल के राजवंश के बारे में तो आपको इस चैप्टर को पढ़ने में, समझने में आसानी होगी। अब हम लोग आगे बात करते हैं इस काल के बारे में। परिचय में क्या देखेंगे? सबसे पहले साहित्यिक स्रोत के बारे में देखेंगे। किसी भी वंश या फिर किसी भी साम्राज्य के बारे में अगर हमें जानकारी मिली है, इतिहास में हम लोग पढ़ रहे हैं, तो कहीं ना कहीं उसका कोई स्रोत होगा, कोई माध्यम होगा, कोई चीज़ मिली होगी, उसी के आधार पर हम लोग पढ़ते हैं, तो वही होता है स्रोत।
तो साहित्यिक स्रोत सबसे पहला स्रोत है। साहित्यिक स्रोत कहने का मतलब है जो किताबों में लिखी गई है, जैसे कहानियाँ होती है, ग्रंथ होते हैं, तो उन सभी लिखी हुई चीज़ों के आधार पर हमें गुप्त काल के बारे में कैसे जानकारी मिली, किन किन चीज़ों से मिली, वो देखिए। साहित्यिक स्रोत में अगर देखें तो विष्णु पुराण है, वायु पुराण और मत्स्य पुराण ठीक है। ये जो पुराण है यहाँ पर, ये तीनों पुराण के आधार पर गुप्त शासकों की वंशों के बारे में हमें पता चली है, ठीक है। जैसे मैंने आपको वंशावली बताया ना, श्रीगुप्त सबसे पहले मैंने आपको बताया, फिर घटोत्कच, उसके बाद फिर चंद्रगुप्त प्रथम। तो वो वंशावली के बारे में हमें जानकारी कहाँ से मिली है? विष्णु पुराण, वायु पुराण, मत्स्य पुराण, ठीक है। उनके प्रशासनिक कार्यों के बारे में भी जानकारी मिली है। इसके बाद कालिदास की जो रचनाएँ हैं, यानी कालिदास के द्वारा जो लिखी गई किताबें हैं, उनके आधार पर भी, जैसे कि रघुवंश, मेघदूत, ठीक है, जो उस समय की सामाजिक, किस समय की, गुप्त काल के टाइम की सामाजिक और सांस्कृतिक दशाओं के बारे में, उसकी स्थिति के बारे में दर्शाती है। अब दूसरे नंबर पर अभिलेख स्रोत भी है। साहित्यिक स्रोत में हमने देख लिया, अब हम लोग देखेंगे अभिलेख स्रोत। अभिलेख क्या होता है? जो चीज़ ताड़पत्रों में लिखी होती है या फिर स्तंभ वगैरह जो रहती है, उसी को अभिलेख बोला जाता है। तो देखिए यहाँ पर प्रयाग प्रशस्ति से हमें इनकी जानकारी मिलती है। साथ ही साथ हरिसेन नामक कवि ने लिखा था इस प्रयाग प्रशस्ति को, ठीक है। प्रयाग प्रशस्ति जो अभिलेख है या इलाहाबाद स्तंभ लेख है, याद रखिएगा। तो इसको हरिसेन नामक कवि ने लिखा था, प्रयाग प्रशस्ति को। और यह सम्राट समुद्रगुप्त का विजय और उनके शौर्यों को दर्शाता है। यानी जो प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख है जिनको हरिसेन नामक कवि ने लिखा था, इसमें हमें समुद्रगुप्त के विजयों के बारे में जानकारी मिलती है, ठीक है। आगे देखिए नेक्स्ट आपका एरन का अभिलेख। अब यह क्या है, इससे क्या हमें पता चलता है? तो यह गुप्त काल की समाज व्यवस्था और प्रशासनिक ढांचे की जानकारी देती है। यानी गुप्त काल में जो सामाजिक व्यवस्था थी किस तरीके से थी, और वहाँ की जो प्रशासनिक व्यवस्था ढांचा यानी राजपाट किस तरीके से था, उसके बारे में हमें एरन की अभिलेख से जानकारी मिलती है। आगे देखिए महरौली का लौह स्तंभ। इससे हमें क्या मिलता है? तो यह चंद्रगुप्त द्वितीय के शासन काल की उपलब्धियों को दर्शाता है। चंद्रगुप्त द्वितीय के जो शासन काल में उन्होंने क्या क्या उपलब्धियां हासिल की, कहाँ पर युद्ध करके जीता, कौन से राज्य को जीतकर उन्होंने गुप्त काल के साम्राज्य में अहम भूमिका निभाई, तो उन सभी उपलब्धियों के बारे में इसमें जानकारी मिलती है। इसके बाद सिक्के आते हैं। सिक्के में क्या था? सोने और चांदी के सिक्के। तो जो इस काल में स्वर्ण यानी सोने और रजत यानी चांदी के सिक्के का निर्माण होता था, उस समय राजाओं की उसमें छवि डाल दी जाती थी। छवि मतलब उसकी आकृति, चित्र बना दिया जाता था राजाओं का, और शिलालेख भी होते थे जो उनके धार्मिक विश्वास और सैन्य उपलब्धियों का भी संकेत देता है। तो सिक्कों के भी माध्यम से पता चलता है। तो गुप्त काल में भी सोने के सिक्के और रजत सिक्के के आधार पर भी हमें जानकारी मिलती है इनके इतिहास के बारे में। आगे देखिए पुरातात्विक स्रोत क्या है। हमने अभी पढ़ा साहित्यिक स्रोत, अभिलेख स्रोत, अब देखिए पुरातात्विक स्रोत। पुरातात्विक मतलब पुराने चीज़ जो होते हैं, उसमें आपके पुराने इमारत भी हो सकते हैं, खंडर भी हो सकते हैं, और भी बहुत सारी चीज़ हो सकती है। तो यहाँ पर देखिए अजंता और एलोरा की गुफाएं, इन गुफाओं की चित्रकला यानी इन गुफाओं में जो चित्रकला है, ठीक है, और वास्तुकला है, वह गुप्त काल की कला और संस्कृति को बताती है, उसको दर्शाती है कि किस तरीके से वहाँ की संस्कृति थी गुप्त काल में। इसके बाद देखिए सांची और भरहोत स्तूप। इन स्तूप के द्वारा क्या होता है, गुप्त काल में बौद्ध धर्म की स्थिति और स्थापत्य कला के परिचय के बारे में जानकारी देती है। यानी जो बौद्ध धर्म वाले थे गुप्त काल में, उनकी दशाओं के बारे में, उनकी स्थिति के बारे में इस स्तूप से पता चलता है, सांची और भरहूत स्तूप। चलिए आगे देखिए, इन स्रोतों के माध्यम से गुप्त काल के राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक पहलुओं का अध्ययन किया जा सकता है। देखिए शॉर्ट वे में आप इतना याद रखिएगा कम से कम कि साहित्यिक स्रोत कौन कौन से हैं, अभिलेख स्रोत कौन कौन से हैं, या फिर पुरातात्विक स्रोत कौन कौन से हैं। ऑटोमेटिक आपको सारा कुछ डिफाइन हो जाएगा आपके माइंड में। अब यहाँ पर सबसे पहला सवाल उठता है, जिस चैप्टर को आप पढ़ रहे हो यानी गुप्त काल, गुप्त वंश के बारे में, तो भाई ये गुप्त वंश वाले कौन थे, इनके बारे में आपको सबसे पहले सवाल करना होगा और सवाल का आंसर भी जानना होगा। बहुत सारे वीडियो में मैंने देखा कि ये क्वेश्चन का आंसर नहीं मेंशन है, तो सबसे पहले इनकी जानकारी लेना आपके लिए मस्ट है। अब इनकी जानकारी में यानी गुप्त वंश कौन थे, किस धर्म के थे, कहाँ से आए थे, इस बारे में भी बहुत सारे विद्वान अलग अलग मत देते हैं। बहुत सारे विद्वान का मानना है कि ये वैश्य थे, बहुत सारे विद्वान का मानना है कि ये ब्राह्मण थे, तो कोई मानते हैं इसे क्षत्रिय, तो कोई मानते हैं शूद्र, पता नहीं अलग अलग, बिना तर्क का कोई भी अभी तक से साबित नहीं हो पाया है कि कौन सही है। लेकिन कुछ विद्वान का ऐसा माना जाता है कि गुप्त वंश के संस्थापक जो थे वह कुषाण शासकों के सामंत थे। यानी गुप्त वंश के जो संस्थापक थे वह कुषाण शासकों के सामंत थे। अब सामंत मतलब क्या होता है? सामंत मतलब होता है सीमांतर वाले लोग। जैसे कि मान के चलिए यहाँ पर कुषाण साम्राज्य यहाँ पर राज्य कर रहा है, ठीक है, एक राजा। अब कुषाण साम्राज्य यहाँ तक है
तो यहाँ पर भी कहीं ना कहीं कोई राजा होगा इसके सीमांत में, तो वही जो राजा थे इसके सीमांत में कुषाण के, ठीक है। तो उसी को कुछ विद्वान मानते हैं कि यही कौन है, गुप्त वंश वाले संस्थापक थे, ठीक है। गुप्त काल भारतीय इतिहास का एक महत्वपूर्ण युग है। सबसे इम्पोर्टेंट अगर काल है भारतीय इतिहास का तो वो गुप्त काल है भारत के इतिहास की दृष्टि से, जिसे लगभग 4वीं से 6वीं शताब्दी ईस्वी तक माना जाता है। इस समय काल में गुप्त वंश के राजाओं ने भारत के उत्तरी और मध्य भाग पर शासन किया और इसे भारतीय इतिहास का स्वर्ण युग भी कहा जाता है। 1 नंबर के क्वेश्चन में आपसे पूछा जा सकता है, या हो सकता है 5 नंबर वाले क्वेश्चन में भी आपको बोल दे कि आप संक्षेप में बताइए कि आखिर गुप्त काल को स्वर्ण युग क्यों कहा गया है या फिर क्यों कहा जाता है। तो इसको कैसे डिफाइन करोगे, तो इसको डिफाइन करने का एक ही तरीका है कि आप बता सकते हो कि गुप्त काल में साम्राज्य की दृष्टि से या फिर आर्थिक दृष्टि से या फिर कला और संस्कृति की दृष्टि से इन सभी चीज़ों में असीमित मात्रा में, बहुत मात्रा में क्या हुआ था, विकास हुआ था, उन्नति हुई थी सभी क्षेत्रों में। इसलिए इसे क्या कहा जाता है, इस काल को स्वर्ण युग कहा जाता है। अब इसको थोड़ा सा आप खुद से डिफाइन कर सकते हो पॉइंट वाइज कि कला के मतलब कला के क्षेत्र में किस तरीके से विकास हुआ, संस्कृति के क्षेत्र में किस तरीके से, धार्मिक या सामाजिक क्षेत्र में किस तरीके से विकास हुआ और आर्थिक दृष्टि में किस तरीके से विकास हुआ, ये डिफाइन कर दीजिएगा छोटे 2-4 लाइन में, शॉर्ट में। तो इस तरीके से आप आंसर लिख सकते हो। अब यहाँ पर हम लोग एक एक करके चंद्रगुप्त प्रथम तक हम लोग डिटेल से देखेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पर आप देखिएगा श्रीगुप्त। अब देखिएगा श्रीगुप्त के बारे में 2 ही 4 लाइन मैंने लिखा है। इसका रीज़न क्या है कि ये महान राजा नहीं थे, इन्होंने काम कम किया, इसीलिए इनका इतिहास भी कम है। इसके बाद जो घटोत्कच आए, ठीक है, इनके पुत्र, उन्होंने भी कुछ खास काम नहीं किया, इसीलिए यहाँ पर इतिहास में कम ही चीज़ें लिखी गई है। लेकिन चंद्रगुप्त प्रथम की अगर बात करें, घटोत्कच के जो पुत्र थे, भाई उन्होंने बहुत ही अच्छा काम किया, बहुत बड़े बड़े काम किए, इसलिए इनका इतिहास भी बड़ा लिखा गया है। और मैक्सिमम क्वेश्चन जो पूछे जाते हैं एग्जाम में, इसी से ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ना तो इससे पूछे जाएंगे ना तो इससे पूछे जाएंगे, केवल और केवल इसी से पूछे जाएंगे। लेकिन आपको पूरा डिफाइन करना है जिस तरीके से यहाँ पर है। श्रीगुप्त के बारे में अगर बात करें तो गुप्त वंश का संस्थापक थे, ये गुप्त वंश के ये संस्थापक थे, श्रीगुप्त को ही माना जाता है। इसने 240 ईस्वी में गुप्त वंश की स्थापना की, यानी इनका जो कार्यकाल रहा 240 ईस्वी से 280 तक ये शासन किए। इनके बाद जो आए वो घटोत्कच। अच्छा, इन्होंने जो उपाधि धारण की थी वह महाराजा की उपाधि धारण की थी। इनके बाद फिर घटोत्कच आए, उसका पुत्र घटोत्कच उसका उत्तराधिकारी बना दिया गया, इसने भी महाराजा की उपाधि धारण की, इससे ज़्यादा कुछ नहीं किया। तो इनका इतिहास इसीलिए इतना ही है। इसके बाद फिर कौन आए, चंद्रगुप्त प्रथम, यानी इनके पुत्र, किनके पुत्र, घटोत्कच के पुत्र चंद्रगुप्त प्रथम। तो इनके द्वारा ही इनका नाम रोशन है, बाकी इनके काम से नाम इनका रोशन नहीं है, इनके काम से रोशन है, यानी इनके पुत्र के आधार पर ही इनका नाम का पता चलता है। तो चलिए हम इनके बारे में देख लेते हैं, क्योंकि क्वेश्चन इनके बारे में ही आपके एग्जाम में आना है। तो इनका जो कार्यकाल था वह 319 से 335 ईस्वी तक था। गुप्त वंश के महान शासक, बहुत ही प्रभावशाली शासक, भारतीय इतिहास में एक महत्वपूर्ण स्थान रखने वाले ये सम्राट थे। इसने महाराजाधिराज की उपाधि धारण की थी। गौर करने वाली बात है यहाँ पर, इन्होंने, श्रीगुप्त ने महाराज की उपाधि धारण की, फिर इन्होंने महाराजा की उपाधि धारण की, लेकिन यहाँ पर देखिए चंद्रगुप्त प्रथम ने महाराजाधिराज की उपाधि धारण की थी। तो इसीलिए कहा जाता है कि यह महान राजा है। इसके अलावे इन्होंने, इनके शासनकाल में गुप्त साम्राज्य की नींव रखी गई थी। साथ ही साथ चंद्रगुप्त प्रथम को वास्तविक संस्थापक बोला जाता है गुप्त वंश का, गुप्त काल का। जैसे कि यहाँ पर इनको बोला जाता है कि ये इस वंश के संस्थापक है, लेकिन वास्तविक संस्थापक चंद्रगुप्त प्रथम को ही बोला जाता है। वास्तविक संस्थापक क्यों बोला जाता है, अगर आपसे कोई पूछ दे तो आप इतना बताइएगा, क्योंकि वास्तव में इन्होंने ही गुप्त वंश के साम्राज्यवाद, संस्कृतिवाद या फिर कला या किसी भी क्षेत्र में इन्होंने ही आगे विकास किया था, उन्नति की थी। यही रीज़न है, इसलिए इनको वास्तविक संस्थापक माना जाता है। और भारतीय इतिहास का स्वर्ण युग भी कहा जाता है, और स्वर्ण युग जो है वो इन्हीं के काल से ही स्टार्ट हुआ है। चंद्रगुप्त प्रथम को वास्तविक संस्थापक भी कहा जाता है। इन्होंने गुप्त वंश को एक सशक्त यानी शक्तिशाली और संगठित यानी एकता बनाए रखने वाला साम्राज्य में बदलने का महत्वपूर्ण काम भी किया है। और उनके शासनकाल की उपलब्धियां, उनकी सैनिक क्षमता, राजनीतिक विवाहें या फिर प्रशासनिक जो सुधारे हैं, और साथ ही साथ सांस्कृतिक संरक्षण, इन सभी चीज़ों में कहीं ना कहीं इन्होंने बहुत ज़्यादा विकास और उन्नति की है, जो स्पष्ट तौर पर नीचे यहाँ पर हम लोग देखेंगे। तो सबसे पहले इनकी उपलब्धियों में अगर गौर करें तो चंद्रगुप्त प्रथम का साम्राज्य विस्तार, ये सबसे प्रमुख और सबसे खास उपलब्धि है। तो इनके बारे में देखिए, चंद्रगुप्त प्रथम को साम्राज्य के विस्तार का श्रेय दिया जाता है, क्योंकि इससे पहले जो घटोत्कच राजा थे या फिर श्रीगुप्त थे, उन्होंने उतना विस्तार नहीं किया साम्राज्य का।
लेकिन जैसे ही चंद्रगुप्त प्रथम आए तो इनका विस्तार चारों तरफ से होना शुरू हो गया। उन्होंने अपने पूर्वजों के छोटे राज्य को एक विशाल साम्राज्य में बदल दिया, परिवर्तित कर दिया। उनकी सबसे प्रमुख उपलब्धि लिच्छवी वंश की राजकुमारी कुमारी देवी से विवाह थी। यानी इससे पहले मैंने आपको सातवाहन में भी बताया था, भारतीय इतिहास में अक्सर आपको ऐसे ऐसे राजा मिलेंगे जो अगर कोई भी साम्राज्य को हासिल करना है तो कहीं ना कहीं उसके साथ विवाह का संबंध स्थापित करते हैं युद्ध के अलावे। तो वही चीज़ यहाँ पर भी देखने को मिला। चंद्रगुप्त प्रथम की जो उपलब्धि है उनमें से एक खास उपलब्धि लिच्छवी वंश की जो राजकुमारी थी कुमार देवी, इससे विवाह करना था। इस विवाह से क्या लाभ मिला इनको, देखिए इन्होंने लिच्छवी राज्य को अपने साम्राज्य में मिला लिया, पहला लाभ, और इसके कारण गुप्त साम्राज्य का विस्तार हुआ। इस राजनीतिक विवाह ने उन्हें एक विशाल क्षेत्र और संसाधनों पर अधिकार दे दिया। यानी विवाह से कहीं ना कहीं एक बड़े मात्रे में क्षेत्र मिल गया, लिच्छवी साम्राज्य को भी हासिल कर लिया और बहुत सारे संसाधन का भी उन पर अधिकार हो गया। ठीक है, और उन्हें मगध, प्राचीन बिहार क्षेत्र और वर्तमान में उत्तरी भारत यानी उत्तरी भारत वाला जो क्षेत्र है उस पर शासन करने का अवसर मिला। आगे हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट पर, साम्राज्यवाद के विस्तार के बाद साम्राज्य की आर्थिक समृद्धि। क्योंकि देखिए साम्राज्यवाद आप कर लेते हो और देश की अर्थव्यवस्था चौपट है तो उससे कोई उन्नति और विकास नहीं होता देश की। भारत इतना बड़ा देश है, यहाँ की जनसंख्या इतनी है, लेकिन इसकी अर्थव्यवस्था दिन ब दिन चौपट होते जा रही है। आज देखिए डॉलर कहाँ पर पहुँच गया है, रुपयों के मुकाबले में 84 रुपया, सोच लीजिए 84 रुपया दशमलव कुछ यहाँ पर डॉलर, $1 का ये आपका करेंसी पहुँच गया है। तो अगर अर्थव्यवस्था के दृष्टि से अगर हम लोग कहीं ना कहीं अगर आगे बढ़ेंगे तभी विकास होगा, नहीं तो कभी नहीं विकास होगा। तो वही चीज़ यहाँ पर है, साम्राज्यवाद करने के बाद इन्होंने आर्थिक समृद्धि के बारे में सोचा। अब इसमें इन्होंने क्या किया, तो देखिए चंद्रगुप्त प्रथम के शासनकाल में गुप्त साम्राज्य की आर्थिक समृद्धि में भी उल्लेखनीय वृद्धि हुई है। किन किन चीज़ों में, तो मगध क्षेत्र में स्थित होने के कारण, ये मगध क्षेत्र था यानी मगध वाला जो क्षेत्र है, बिहार वाला जो क्षेत्र है वो कहीं ना कहीं उपजाऊ मिट्टी है वहाँ की, वहाँ जो पहाड़ है या फिर वहाँ जो खनिज है, मैंने आपको मौर्य वंश में बताया था कि वहाँ पर जो भी खनिज संपदा है या फिर इसके अलावा कृषि के लिए जो उपजाऊ मिट्टी है वो अर्थव्यवस्था के दृष्टि से मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो कहने का मतलब है मगध क्षेत्र में स्थित होने के कारण यह साम्राज्य जो है कृषि और व्यापार का प्रमुख केंद्र बन गया था। जब वहाँ की मिट्टी उपजाऊ है तो मतलब कृषि में विकास होगा ही, साथ ही साथ जब कृषि में विकास हुआ और वहाँ के जो भी खनिज संपदा है उसमें अगर चीज़ें रहेगी तो इसका मतलब व्यापार भी होगा और एक प्रमुख केंद्र बन चुका था। गुप्त शासनकाल के दौरान व्यापारी मार्गों का विस्तार हुआ, यानी इस शासनकाल में क्या हुआ, जो व्यापार थे उन्होंने व्यापार करना शुरू किया और यहाँ से उनका रास्ता भी बना। व्यापारी मार्ग की स्थिति में भी सुधार हुआ। भारतीय वस्त्र, मसाले, धातु और कला वस्त्र विदेशी बाज़ारों में निर्यात किए जाने लगे। यानी यहाँ पर जो भी वस्त्र बनाए जाते थे, मसाले या फिर जो भी धातु या फिर जो भी कला वस्त्र होते थे, उन सभी को विदेशी बाज़ार में निर्यात का मतलब होता है भेजा जाने लगा और साम्राज्य की अर्थव्यवस्था में काफ़ी वृद्धि हुई। और कर संग्रह यानी भारत का जो टैक्स संग्रह है, टैक्स प्रणाली है, उसमें भी बेहतर बढ़ोतरी हुई। जैसे कि आज हम लोग बोल रहे हैं अगर 84 रुपये से करेंसी अगर हमारी डॉलर के मुकाबले में सीधा अगर कम से कम 70 भी अगर चल जाएगा जिस दिन, इसका मतलब हमारी देश की अर्थव्यवस्था बहुत तेज़ी से विकास कर रही है। तो वही चीज़ यहाँ पर किस तरीके से चंद्रगुप्त प्रथम ने आर्थिक व्यवस्था को सुधारा, व्यापार के दृष्टि से, साथ ही साथ अन्य चीज़ों की दृष्टि से, वो चीज़ यहाँ पर मेंशन है। अब व्यापार की दृष्टि से इन्होंने सुधारा ही, साथ ही साथ इन्होंने क्या किया कि नए सिक्कों का भी प्रचलन शुरू किया, जिनमें से चांदी के सिक्के थे। इनके आधार पर भी इनकी व्यवस्था में, इनकी अर्थव्यवस्था में, इनके राज्य की आर्थिक व्यवस्था में भी काफ़ी सुधार हुई। इसके बाद हर शासक क्या चाहता है कि अपने राज्य में, अपने देश में राजनीतिक व्यवस्था हो, प्रशासनिक व्यवस्था अच्छे तरीके से हो, यहाँ पर कुछ ऐसे नियम कानून लागू की जाए जिससे यहाँ की प्रजा, यहाँ के राज्य व्यवस्था को सही तरीके से चला सके। तो वही चीज़ चंद्रगुप्त प्रथम ने किया। चंद्रगुप्त प्रथम ने साम्राज्य के भीतर राजनीतिक स्थायित्व की नींव रखी। उन्होंने यानी कुछ नियम कानून रखे होंगे, जैसे हमारे यहाँ राजनीतिक स्थायित्व क्या है, संविधान है, तो उसी तरीके से वहाँ भी कुछ नियम कानून रखे होंगे। उन्होंने कुशल प्रशासनिक प्रणाली स्थापित की जिससे राज्य के विभिन्न क्षेत्रों पर नियंत्रण बना रह सके। कुशल प्रशासनिक कहने का मतलब है राजनीतिक व्यवस्था में मंत्रीगण की या फिर कई कानूनी अधिकारों की या फिर कई कानून को सुरक्षित रखने या फिर कानून व्यवस्था को चलाने के लिए अधिकारों का यहाँ पर क्या हुआ, चयन होना स्टार्ट हुआ। उनके शासनकाल में न्यायिक और प्रशासनिक सुधारों का कार्य हुआ।
प्रशासनिक तंत्र को केंद्रित और शक्तिशाली बनाने के लिए उन्होंने अधिकारियों की एक श्रेणी बनाई। जो चीज़ मैंने आपको बताया अभी कि कहीं ना कहीं कानून व्यवस्था को सही तरीके से चलाने के लिए अधिकारियों की ज़रूरत पड़ेगी, वो चीज़ उन्होंने यहाँ पर की। अधिकारियों का एक निश्चित क्रम और जिम्मेदारी भी थी। उनका काम था कि इन अधिकारियों का ये काम है, कोई टैक्स विभाग में होंगे, कोई कानून व्यवस्था में होंगे, कोई न्याय विभाग में होंगे। इस तरीके से अलग अलग विभाग में जिम्मेदारी दी गई, जिससे राज्य के भीतर अनुशासन यानी डिसिप्लिन और न्याय व्यवस्था को लागू करना संभव हो पाया। कोई भी अपराध ना कर सके, गलत काम ना कर सके, ये सारी व्यवस्था उन्होंने लागू की। इसके परिणाम स्वरूप साम्राज्य के विभिन्न क्षेत्रों में स्थायित्व आया और लोग समृद्ध और सुरक्षित महसूस करने लगे। जैसे हमारे देश में संविधान जब आया, उसके बाद फिर हमारे देश के जितने भी जाति धर्म समुदाय है, उन सभी लोग क्या हुए, अपने आप को सुरक्षित महसूस करने लगे। तो उसी तरीके से यहाँ की भी वही कहानी थी। इसके बाद अब हम लोग आगे जो टॉपिक है वो देखेंगे। तो वो टॉपिक क्या है आपका, सैन्य शक्ति और सुरक्षा। यानी चंद्रगुप्त प्रथम ने सारी व्यवस्था को सुधारने के साथ साथ सैनिक शक्ति और सुरक्षा को भी सुधारा, क्योंकि ये भी इम्पोर्टेंट है। अगर किसी भी देश की सीमांतर में यानी सीमाओं में अगर हमारी सैनिक कमज़ोर रहेगी तो हमारा देश भी कमज़ोर रहेगा, और ये चीज़ चंद्रगुप्त प्रथम नहीं चाहता था। चंद्रगुप्त प्रथम ने गुप्त साम्राज्य की सुरक्षा और विस्तार के लिए सैन्य शक्ति को बढ़ावा दिया। उन्होंने एक शक्तिशाली सेना का गठन किया जो राज्य के अंदरूनी और बाहरी खतरों से निपटने में सक्षम थी। जी हाँ, आज हमें लगता है कि बाहर से आतंकवादी आकर मार देंगे, वो बाहरी सुरक्षा हमें चाहिए हमारे सैनिकों के द्वारा, उसी तरीके से आंतरिक सुरक्षा भी चाहिए जो हमें तोड़ते हैं धर्म के आधार पर, जात के आधार पर या किसी चीज़ के आधार पर। तो आंतरिक सुरक्षा और बाहरी सुरक्षा दोनों दृष्टि से जिस तरीके से हमें सुरक्षा चाहिए, उसी तरीके से चंद्रगुप्त मौर्य ने भी अपने सैन्य शक्ति को शक्तिशाली बनाकर अंदरूनी और बाहरी खतरों से निपटने में सक्षम प्रदान की थी अपने शासनकाल में। उनकी सैन्य शक्ति के कारण ही उन्होंने अपने साम्राज्य की सीमाओं यानी बॉर्डर का विस्तार किया और साम्राज्य का भी विस्तार किया और साम्राज्य की रक्षा करने में भी सफलता हासिल की। उन्होंने शकों, ये विदेशी आक्रमण है, ठीक है, हुणों और अन्य आक्रमणकारियों को भी हराया था। क्यों? क्योंकि उनकी जो सैनिक व्यवस्था थी बहुत ही शक्तिशाली थी। इसी के कारण इस सैन्य बल का उपयोग उन्होंने न केवल साम्राज्य की सुरक्षा के लिए किया बल्कि नई भूमि और संसाधनों को भी प्राप्त करने के लिए भी किया। तो ये हो गया सैन्य शक्ति और सुरक्षा में योगदान किनका, चंद्रगुप्त प्रथम का। इसके बाद जब सारी चीज़ें सब कुछ व्यवस्था अनुसार हो रही थी तो इन्होंने संस्कृति और कला को भी बहुत ज़्यादा ध्यान दिया और इसके विकास के लिए भी उन्होंने बहुत सारे काम किए। तो देखिए यहाँ पर चंद्रगुप्त प्रथम के शासनकाल में गुप्त काल को भी भारतीय इतिहास का स्वर्ण युग कहा गया है, जिसमें कला, साहित्य और संस्कृति का खूब विकास हुआ। उन्होंने साहित्य, विज्ञान और कला को संरक्षण प्रदान किया, उनकी रक्षा की और इसे प्रोत्साहन दिया। गुप्त काल में ही संस्कृत भाषा का उत्कर्ष हुआ, यानी इसी गुप्त काल में ही संस्कृत भाषा का उदय हुआ, उत्कर्ष हुआ। और इस समय से कई महान कवि आए यहाँ पर, या फिर नाटकों के जो रचनाकार है वो भी यहाँ पर आए, और कालिदास जैसे महान कवि और लेखक इसी काल में हुए। इस काल में धार्मिक ग्रंथों की भी रचना हुई, साथ ही साथ संरक्षण हुआ। उनके जो धार्मिक ग्रंथ होते थे उन ग्रंथों का भी संरक्षण इन्होंने किया, और साथ ही साथ भारतीय वास्तुकला का भी विकास हुआ। साथ ही इन्होंने गुप्त संवत की स्थापना की, यानी जो कैलेंडर होता है उसकी स्थापना की, जो आज भी भारत में प्रचलित है। आप लोग देखे होंगे गुप्त संवत वाला कैलेंडर, तो ये चंद्रगुप्त प्रथम के द्वारा ही चलाया गया था। आगे देखिए, सारी व्यवस्था के साथ धार्मिक व्यवस्था को भी कहीं ना कहीं इन्होंने बहुत अच्छे तरीके से रखा था। तो देखिए, चंद्रगुप्त प्रथम का शासन धार्मिक सहिष्णुता, धार्मिक सहिष्णुता कहने का मतलब है कि हम सिर्फ अपने धर्म को यहाँ पर नहीं बल्कि अपने धर्म के अलावे और भी जितने धर्म के लोग हैं उनको भी साथ में सुरक्षित और सही तरीके से रहने का अधिकार देना ही धार्मिक सहिष्णुता कहलाता है। तो चंद्रगुप्त प्रथम का शासन जो था वह धार्मिक सहिष्णुता के लिए भी जाना जाता था, यानी उन्होंने अपने साम्राज्य में हिंदू धर्म के साथ साथ अन्य धर्मों को भी संरक्षण दिया था। गुप्त काल में धार्मिक विविधता, यानी गुप्त काल में क्या था, जिस तरीके से भारत में भी अभी अनेकों धर्म के लोग रहते हैं, विविध प्रकार के धर्म के लोग रहते हैं, उसी तरीके से उस समय भी विविध प्रकार के धर्म के लोग रहते थे। तो उनको भी वहाँ पर रहने का स्थान मिला और धर्म के साथ अस्तित्व देखने को मिला, यानी वहाँ का जो शासन व्यवस्था था, अलग अलग धर्म के लोग भी वहाँ पर रहते थे, उनको भी जगह मिली, साथ ही साथ धर्म के साथ वह अपने अस्तित्व को शुरू भी कर रहे थे, ये भी देखने को मिला। और उन्हीं के शासनकाल में क्या हुआ था, वैदिक धर्म का पुनरुत्थान हुआ था, यानी फिर से इनका उदय हुआ था। साथ ही बौद्ध और जैन धर्म को भी यहाँ पर संरक्षण दिया गया था। इससे सामाजिक एकता, यानी समाज में एकता और धार्मिक सहिष्णुता को बल मिला
जो उनके प्रशासन की एक बड़ी उपलब्धि थी। तो धार्मिक दृष्टि से कहीं ना कहीं ये भी एक महान शासक थे। चलिए आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट आपका उपसंहार यानी निष्कर्ष। निष्कर्ष बहुत ही बेहतर तरीके से यहाँ पर लिखी गई है। अगर इस तरीके से आप लिखोगे तो टीचर कभी भी नंबर नहीं काटेंगे। जैसे देखिए, चंद्रगुप्त प्रथम की उपलब्धियां केवल उनके साम्राज्य के विस्तार तक सीमित नहीं थी। वे एक कुशल प्रशासक, महान शासक भी थे जिन्होंने अपने राज्य को एक करके रखा, संगठित करके रखा, शक्तिशाली बनाया और समृद्ध बनाने में महत्वपूर्ण योगदान दिया। उनका शासनकाल भारतीय इतिहास में सांस्कृतिक राजनीतिक उन्नति का युग था। साथ ही साथ उनके द्वारा स्थापित प्रशासनिक ढांचा और सांस्कृतिक संरक्षण के प्रयासों ने भी भविष्य की पीढ़ियों को प्रेरित किया। यानी यहाँ तक यही चीज़ बोला जा रहा है कि चंद्रगुप्त की जो उपलब्धियाँ थी वह साम्राज्य के विस्तार तक ही सीमित नहीं थी। कला के क्षेत्र में, सामाजिक या फिर राजनीतिक या फिर सांस्कृतिक क्षेत्र में भी उनका बहुत बड़ा योगदान था। और इसी कारण क्या हुआ कि इनके द्वारा जो भी योगदान रहा, उपलब्धियां रही, इनको देखकर भविष्य की पीढ़ियों को भी प्रेरित किया जा सकता है। उन्हें सीख मिल सकती है कि किस तरीके से एक राज्य को बेहतर बनाने के लिए क्या क्या काम करना चाहिए। चंद्रगुप्त प्रथम की उपलब्धियां भारतीय इतिहास के स्वर्ण युग का आधार थी और उनके योगदान को भारत के इतिहास में सदैव याद किया जाएगा, स्मरण किया जाएगा। अगर यहाँ तक जो भी नए व्यूअर वीडियो को देखे होंगे तो बस बिना सोचे समझे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को कम से कम लाइक कीजिएगा। लाइक नहीं करते हो, मिलते फिर नेक्स्ट वीडियो में।